आज का विश्लेषण इस बात पर आधारित होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन को अपने कूटनीतिक फंदे में किस प्रकार उलझाया। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आर के त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज। बात शुरू होती है 28 फरवरी 2018 की। ये वो डेट है जिस दिन पूरे विश्व में कोरोना स्प्रेड की वजह से चीन की थू-थू हो चुकी थी। तो पूरा विश्व इस चाइना की वजह से परेशान था। इसमें अमेरिका भी शामिल था जो कि WTO हार चुका था। कोरोना फैलाना व उसकी जानकारी छुपाना एक तरीके से पूरे देशों के लिए बड़ी मुसीबत थी। इसलिए सभी देशों ने अपने अपने हिसाब से चीन को लामबंद करना शुरू किया। अमेरिका ने चीन की सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस भी अपने अपने तरीके अपनाने लगे। अब भारत के पास भी सही मौका था कि किस प्रकार चीन को लामबंद किया जाए। भारत की सीमाएं चाइना से लगी हुई है और इस प्रकार भारत की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। 28 फरवरी को इंडिया फाउंडेशन के द्वारा मुहिम चलाई गई जिसमें हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद व इस फाउंडेशन के प्रमुख श्री राम माधव उपस्थित थे और मुहिम यह चलाई गई कि जब तक हम अक्साई चीन वापस नहीं ले लेते तब तक भारत का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इस फाउंडेशन में निष्कर्ष निकाला गया कि अब तक भारत के लद्दाख में अब तक वहां की राज्य सरकार के द्वारा बहुत कम लगभग 4% पैसा अपने बजट का लगाया गया और इस कारण लद्दाख का विकास नहीं हो पाया और इसी कारण से वहां पर चीनी सेना आगे बढ़ी। तो अगर भारत को चीन से अपनी भूमि वापस लेनी है तो उसका पहला तरीका है युद्ध करके वापस लेना। और अगर हम युद्ध आगे से करते हैं तो इसमें पूरा विश्व भारत को गलत साबित कर देगा और हमारी कूटनीतिक हार भी हो जाएगी। अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इंडिया फाउंडेशन देश के लिए काम करता है और RSS के द्वारा संचालित होता है। तो इसके द्वारा अक्साई चीन को वापस लेने के वीडियो पूरे भारत में फैलाने शुरू किए गए और अब ये वीडियो शायद चीन तक भी पहुंच गए होंगे। हमारी सरकार को पता था कि जैसे ही भारत की जनता के द्वारा अक्साई चीन को लेने की बात उठेगी वैसे ही चीन परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएगा और चीन ने वैसा किया भी। चीन उस इलाके में आया और उसने परमानेंट स्ट्रक्चर का निर्माण किया। हमारी सेना ने उसको इन्फॉर्म भी किया कि आप हमारे एरिया में आ चुके हैं। चीन उस बात पर सहमत भी हुआ लेकिन उसने अपनी सेना पीछे नहीं ली और इस प्रकार हमारी सेना व चीनी सेना के बीच झड़प शुरू हुई और उसमें लगभग 50 चीनी सैनिक मारे गए और हमारे 20 जवान शहीद हुए। यहां ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारा अधिकार था कि हम किसी भी दूसरे देश को हमारे देश के भीतर आने से रोकें। वैसे तो इस प्रकार की सूचना बाहर आती नहीं है लेकिन हमारी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया और इस खबर को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। जनरली इस प्रकार की परिस्थिति में सेनाएं आपस में निपट लेती है और अगर बयान भी दिया जाता है तो रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ विपरीत हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार चीन का बौखलाना लाजमी था और वो बौखलाया भी। जो स्ट्रक्चर हम तोड़कर आए थे उसने वापस बना लिया। इस प्रकार बात चीन के ईगो पर आ गई। अगर चीन स्ट्रक्चर तोड़ता है तो उसके अंदर ही विद्रोह की संभावना है क्योंकि वहां की 60% जनता कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ना चाहती है
और अगर चीन आगे बढ़ता है तो ये बात भारत की सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब करता है। तो इस प्रकार से भारत इस पर रिएक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार पूरा विश्व चीन को रोकना चाहता था, स्पेशली वन बेल्ट को तो सभी देश रोकना चाहते थे। तो इस प्रकार से भारत ने उचित अवसर ढूंढा और उसका पूरा फायदा उठाया। इस प्रकार पूरा विश्व एक्टिव हो गया। अमेरिका ने अपने सारे मिलिट्री बेसिस पर सेनाएं बढ़ा दी और सेनाएं भी उचित अवसर की तलाश में लग गया कि किसी प्रकार से भी चाइना का युद्ध भारत से हो जाए और अमेरिका भी उसका फायदा उठा सके। तो इस प्रकार भारत ने बता दिया कि देखिए, हमने युद्ध नीति को नहीं अपनाया और हमारा कोई फॉल्ट भी नहीं है। इससे पहले भारत चीनी प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा पा रहा था। भारत चाइना के किसी भी ऐप पर बैन नहीं लगा पा रहा था जो कि भारत की जासूसी कर रहे थे। तो अब चाइना भारत की सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब कर रहा था और इस परिस्थिति में सारे समझौते टूट जाते हैं और इससे WTO भी टूट जाता है और भारत ने उसके सारे ऐप्स बैन कर दिए और इस प्रकार से सारे देशों का ध्यान भी भारत की ओर लग गया और भारत की नीति पर लग गया और भारत का स्तर एकदम से ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार भारत ने सभी देशों को चीन पर अटैक करने का एक दूसरा रास्ता बता दिया। वैसे तो चीन कोरोना की वजह से पूरा घिर चुका था, पर उसको प्रूव करने के लिए सबूत नहीं थे। यूएनओ के अनुसार किसी भी देश को अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखने का पूरा अधिकार है और जो कोई भी देश उस देश में इंटरफेयर करता है तो यूएनओ उस देश के खिलाफ एक्शन ले सकता है। और फिर भी चाइना वापस नहीं जाता है तो चीन की स्थायी सदस्यता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। स्थायी सदस्यता के 5 स्थायी सदस्यों में 4 चाइना के खिलाफ है। अगर रशिया तटस्थ भी रहता है तो यूएनओ भंग होगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल भी भंग होगी। तो भारत के पास एक बार फिर से मौका होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने का, जो कि 1967 में था। उम्मीद करते हैं आपको पूरा कूटनीतिक विश्लेषण समझ में आया होगा। धन्यवाद। फ्रंट न्यूज।